आज हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन की अगली कड़ी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार स्क्रीन पर देख लेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन नट सेल में क्या होता है, क्योंकि जो दर्शक आज पहली बार जुड़े होंगे उनके लिए ये आवश्यक होगा। स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन एयरोबिक और एनएयरोबिक होता है। एयरोबिक में O2 प्रेजेंट दिख रहा है और एनएयरोबिक में O2 एब्सेंट दिख रहा है, इसलिए रेड कलर से O पर क्रॉस निशान लगा हुआ है। साथ में नीचे लिखा हुआ है कि एयरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में टोटल 38 एटीपी गेन होता है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, जबकि एनएयरोबिक रिस्पायरेशन में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 2 एटीपी का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग यह देख रहे हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बदल जाता है पायरुविक एसिड में, और यह पायरुविक एसिड एयरोबिक रिस्पायरेशन के अंतर्गत लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है, जबकि एयरोबिक रिस्पायरेशन के अंतर्गत लिंक रिएक्शन के द्वारा एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करता है। एसिटाइल को एंजाइम ए पुनः क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडाइज होकर के और उसके बाद रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट NADH+H FADH2 का निर्माण करता है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल पर होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। आगे की स्लाइड पर ध्यान दें। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ दो तरह के पिक्चर को हमने डाला है आपके सुविधा के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले आप देख रहे होंगे कि पहले पिक्चर में ग्लूकोज किस प्रकार पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, जिसके दरमियान 2 ATP और 2 NADH का निर्माण हो रहा है। पुनः यह पायरुविक एसिड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करते हुए माइटोकॉन्ड्रियल साइटोसोल में उपस्थित हो रहा है, जहां यह एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कर रहा है और माइटोकॉन्ड्रियल साइटोसोल में ही साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल चलता हुआ दिख रहा है। तो यहां ध्यान दें कि लिंक रिएक्शन में 2 NADH+H+ का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह 2 कैसे हो रहा है इस पर एक बार आप पुनः ध्यान दे लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा है, अतः 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए एंजाइम का निर्माण करेगा तथा इसके लिए आवश्यकता होगी कि 2 टर्न क्रेब्स साइकिल चले। इसलिए एक क्रेब्स साइकिल से 3 NADH+H+ और 1 मॉलिक्यूल FADH का निर्माण होता है, तो 2 साइकिल के लिए 6 NADH और 2 FADH2 दिख रहा है। इस तरह आपकी शंका खत्म हो गई होगी, भ्रांति खत्म हो गया होगा। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड पर कहा था कि क्रेब्स साइकिल से रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पैदा होता है, तो देखिए यह रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट NADH और FADH2 दिख रहा है, लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले लिंक रिएक्शन में भी यह सबस्ट्रेट पैदा हुआ है जो NADH के रूप में दिख रहा है। सेल साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के दरमियान भी यह NADH पैदा हुआ है, वह भी दिख रहा है।
ये सारे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट अब आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर कैसे जा रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन ऊपर दिख रहा है, और यह माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के फिगर को मैं इनलार्ज करके दूसरे तरफ दिखा रहा हूं जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल के बीच में प्रोटीन दिख रहे हैं, और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। इनमें 4 कॉम्प्लेक्स आपको स्पष्ट दिख रहा होगा नंबर के साथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन 5वां जो प्रोटीन है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहते हैं, लेकिन यहां वो दर्शाया नहीं गया है। अब ये पहला कॉम्प्लेक्स जो है जिसका नाम क्या है, NADH ऑक्सीडेज या NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें FMN एवं FeS आयरन सल्फर होते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेकेंड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें FAD और सल्फर आयरन होते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स जिसका नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज, जिसमें साइटोक्रोम B एंड C1 दिख रहा होगा। और चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 दिख रहा होगा। और 5वां कॉम्प्लेक्स का नाम होता है एटीपेस या मोरेन फर्नांडिस पार्टिकल या F1 F0 पार्टिकल इत्यादि। अब आप अगली स्लाइड पर यह देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 कॉम्प्लेक्स आपको अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है, और यह इसलिए दिया है कि आप अब इसे भली भांति समझें। आप कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के ऊपर ध्यान दें, जहां NADH NAD+ में बदल रहा है, और वहां से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, यूबीक्विनोन के द्वारा, और यह यूबीक्विनोन QH2 में बदल जा रहा है। यह केवल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, बल्कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, जहां FADH2 FAD में बदल जाता है। और यूबीक्विनोन कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड पर, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कहां, साइटोक्रोम C यानी मोबाइल कैरियर पर। मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C को देखें कि यह किधर है, तो आउटर स्पेस की तरफ है। कई बार इस साइट के बारे में नीट में पूछा हुआ है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर, और ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसको, ऑक्सीजन को, और यह ऑक्सीजन यहां पर वाटर के रूप में बदल जाता है प्रोटॉन लेकर के। आपने देखा ऑक्सीजन का एयरोबिक रिस्पायरेशन में क्या रोल है, इसको आपने भली भांति यहां देख रहे हैं। पुनः एक बार इस बात को ध्यान दे लें कि ऑक्सीजन का काम क्या है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और प्रोटॉन नीचे से 4 प्रोटॉन ऊपर की ओर जाता दिख रहा है, जिसमें केवल 2 ही प्रोटॉन ऊपर निकलता है। बाकी के 2 प्रोटॉन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वाटर का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार बात आपको समझ में आई होगी। अब 5वें कॉम्प्लेक्स का काम किया है कि अब यह प्रोटॉन आउटर चेंबर यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से इनर चेंबर के तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट का निर्माण करता है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से एलिमेंट्री पार्टिकल का F1 यूनिट
मोटर के तरह रोटेट करता है, जिसके द्वारा यहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया हो रही है। एडीपी पीआई के साथ जुड़कर एटीपी का निर्माण कर रहा है, जिसे आप लोग या हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नाम देते हैं। यहाँ एक ध्यान देने की बात और है कि नीचे में हमने सिंबल दिया है कि आयरन सल्फर सेंटर के लिए कौन सा सिंबल है, क्यू इंजाइम के लिए कौन सा सिंबल है, एफएमएन का कौन सा सिंबल है, एफएडी का कौन सा सिंबल है और कॉपर सेंटर का कौन सा सिंबल है, क्योंकि बार बार पूछा हुआ है कि किस कॉम्प्लेक्स में कॉपर सेंटर पाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जो दो तरह के साइटोक्रोम से बना हुआ है, साइटोक्रोम ए एंड ए3, वहीं पर कॉपर सेंटर पाए जाते हैं। अगले स्लाइड। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सुविधा के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फिगर को डाला है, जिसमें ये दिखा रहा हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक में कौन सा फिगर है और न्यू एनसीईआरटी बुक में कौन सा फिगर है। मेरा अनुभव है कि बच्चे इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमने यहाँ समझाने का कोशिश किया है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंतर्गत यहां पर वे सारे कॉम्प्लेक्स न्यू वर्जन में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहां छोटी छोटी बात को ध्यान देना है। पहली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में यूवी क्विनोन दिख रहा है और पुनः कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में भी यूवी क्विनोन दिख रहा है। इससे आपकी जानकारी और स्पष्ट हो जाती है तथा साइटोक्रोम थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए दूसरा मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम सी दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ ऑक्सीजन को लेकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के उपस्थिति में वाटर का निर्माण कर रहा है और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो प्रोटॉन आपको दिख रहा है 4+4+2 यानी 10 प्रोटॉन, ये 10 प्रोटॉन पुनः प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक होने से ऑक्सीसोम के द्वारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर में चला आता है, जिसके द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। यहां कुछ दर्शक हमसे यह बात पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम इसका क्यों है। इसलिए कि इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहां ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है। इस प्रकार यह क्लियर हो रहा है फिगर। सारी चीजें आप देख रहे हैं, नए और पुराने फिगर को हमने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है कि 1 मॉलिक्यूल NaDH प्लस H प्लस से NAD के कन्वर्सन से 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन पैदा होते हैं, जिससे 3 ATP का निर्माण होता है, क्योंकि एक ATP के निर्माण होने के लिए 1 पेयर प्रोटॉन का ड्रिवेन होना आवश्यक है। उसी प्रकार FADH से केवल 2 पेयर ही प्रोटॉन ड्राइव होते हैं, इसलिए 2 ATP निकल रहा है। लेकिन यहाँ एक बार आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 प्रोटॉन निकलता हुआ, तो ध्यान लेंगे उसमें 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आ रहा है और 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 2 से आ रहा है, इसलिए वहां 4 प्रोटॉन दिख रहा है। आगे की वीडियो को देखें। अब आप स्क्रीन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को देख रहे हैं, जिसमें दो तरह की पिक्चर को दर्शाया गया है। एक पिक्चर आपके लिए चिर परिचित है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट से लिया गया है, जिसमें यह दिख रहा है कि एक पेयर प्रोटॉन से किस प्रकार एक एटीपी का निर्माण हो रहा है और यह एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है, F1 डोमेन पर हो रहा है। दूसरे मल्टी कलर पिक्चर पर ध्यान दें, यहाँ पर देख रहे हैं आपकी एक प्रोटॉन पंप। यह प्रोटॉन पंप क्या है,
जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर से प्रोटॉन को पंप करके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर में भेजता है। यही काम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच होता है। इस प्रकार आउटर स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का निर्माण होता है, जो ब्रेक होने के बाद प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर की ओर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के द्वारा होता है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में दो डोमेन है, F0 डोमेन और F1 डोमेन। F1 डोमेन के कन्फॉर्मेशनल चेंज से एडीपी और पीआई एटीपी का निर्माण करता है, जबकि F0 डोमेन रोटर के भांति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। लेकिन प्रोटॉन जो निकलता है वो F0 डोमेन और साल्टेटर के बीच से निकलता है। यह बात एनसीईआरटी के नए पिक्चर में भली भांति दिखाया गया है, जिसे आप ध्यान देंगे क्योंकि नीट में इस तरह की बातें पूछी जा सकती है, बल्कि दूसरी किताबों में डायरेक्ट F1 डोमेन से निकलता हुआ प्रोटॉन को दिखाया जाता है। मेरा मानना है कि आप लोगों ने इस टेक्स्ट को भली भांति समझा होगा और आप अपना फीडबैक अति शीघ्र देंगे ताकि मैं अगली वीडियो आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।